यदि हम मैनेजमेंट क्लास की बात करें तो जैसे एरोप्लेन क्रैश होता है, फायर एक्सीडेंट हो, इस प्रकार की ऐसी घटना जो कि आदमी के द्वारा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड डिजास्टर। हमारे देश में इससे पहले कोई फोर्स नहीं थी जो डिजास्टर के रिगार्डिंग जो है काम करे। 2001 में भूस्खलन आया था, ये काफ़ी बड़े स्केल के था, 26 जनवरी को लगभग सुबह 8 बजे के आसपास, और इसमें लगभग 13,000 से 14,000 लोगों की डेथ हुई थी। 13,000 से 14,000 पीपल जो है डेथ हुए थे, और लगभग 1,16,680 के आसपास लोग इंजर्ड हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर मास कैजुअल्टी थी कि इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई न साधन था और न ही कोई हमारे पास ऐसी व्यवस्था थी, इतनी बड़ी कोई ऐसी फोर्स थी जिससे हम इतने बड़े डिजास्टर का सामना कर सकते। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2005 में एनडीए में एक संस्था है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन 2005 में किया। उस समय मनमोहन जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी देख-रेख में एक टीम का गठन, इसका गठन हुआ एनडीए का, और सन 2006 में 19 जनवरी को एनडीआरएफ का गठन हुआ। इसमें शुरू में पहले 4 यूनिट खोली गई, उसके बाद 6 से 8 हुआ। अभी हमारा प्रेजेंट में 16 बटालियन है हमारी, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं, और बेसिकली हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। जब भी हम एनडीआरएफ में कंपटीशन आते हैं तो हमारे 2 साल का ट्रेनिंग होता है, जिसमें सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम उस ट्रेनिंग को पास करते हैं तो हमें 5 साल यहाँ सेवा देनी पड़ती है, और 7 साल बाद वापस हम अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। इसमें टोटल पैरामिलिट्री फोर्सेस आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अभी आसाम राइफल भी ऐड हुई है, तो ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग आईटीबीपी से हैं, हमारी 7th बटालियन एनडीआरएफ है, और ये जो है भटिंडा में पोस्टेड है, हमारा हेडक्वार्टर भटिंडा में है, और एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है। हम अभी प्रेजेंट में 4 स्टेट देख रहे हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और चंडीगढ़। अभी रात में कोई ग्राउंडिंग केस हुआ था तो हमारी टीम नाइट में निकल गई वहाँ ऑपरेशन के लिए। अब हम आते हैं मुझे भी स्कूल सेफ्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्कूल सेफ्टी है क्या? ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहाँ पे हॉस्टल अंदर ही है, आप घर से नहीं आते हो। बाकी स्कूल जो है घर से आने से लेकर और स्कूल में आप पढ़ने के बाद वापस घर जाते हो, घर से आने से लेकर घर जाने तक की जो भी कार्रवाई है वो स्कूल सेफ्टी में आती है। जैसे आप घर से स्कूल के लिए निकलते हो तो बस से आप ट्रेवल करते हो, स्कूल में आते हो, स्कूल में कोई इंसिडेंट न घटे, उसके बाद में यहाँ से सेफ्टी आप घर जाते हो, ये पूरी कार्रवाई आपकी क्या है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में आती है। शुरू में इसको रखा गया था टीचर्स के लिए कि एनडीएमए गाइडलाइन के अनुसार जो भी टीचर्स हैं सभी विभिन्न स्कूलों के, वो डेली में उनका कोर्स चलेगा, 2 महीने का 3 महीने का जो भी डिजास्टर से रिलेटेड होता है, और वो वहाँ से ट्रेन होकर आएंगे तो वो स्कूल में बच्चों को ट्रेन करेंगे। इसको देखा गया कि ये संभव नहीं हो पाया। अगर टीचर्स बार-बार ट्रेनिंग करने जाते हैं तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी, है ना? तो रेस्क्यू फोर्स को ही स्कूल सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई, और बाकी जो भी ट्रेनिंग हमारे पास है वो लिया गया कि जब आप पीस टाइम में हो, जब हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जब हम रेस्क्यू नहीं करते हैं, उस समय हम स्कूल में भी प्रोग्राम करते हैं और फैक्ट्रीज का भी विजिट करते हैं। अभी कल तक हमारा 15 दिन का प्रोग्राम था फाजिल्का में, तो 15 दिन हम वहाँ के पूरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी लिए
उसके बाद हम आपके पास आए। तो आप लोग क्या करोगे? कोई भी बच्चों में से वेरी गुड। और अभी आपके सामने जो सिनेरियो तैयार किया गया है, इसमें जो बैठे हुए हैं रिसीवर्स, ये आप मानो ये स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें टीचर की जरूरत है, तो स्पोर्ट्स टीचर प्लीज सर स्टेज पर सर के लिए किया गया है। जो सीन को देख रहा है ये एक क्लासरूम का सिनेरियो है और इसमें सर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हमारे पास बेंच और डेस्क नहीं है, मैंने चेयर पे आपको दिखाने के लिए किया है और सर आगे पढ़ा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का क्लासरूम होता है। मान लो ऐसी स्थिति है कि भूकंप आता है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, इनको नहीं पता है कि भूकंप आने में हमें क्या करना है। अभी देखना, सबको पता है कि भूकंप आने पे बाहर भागना है। ठीक है, बच्चों भूकंप आया भागो। वीडियो साइड पे बना। अब आप देख रहे हो कि इनको नहीं पता था कि भूकंप आने पे क्या करना है। इनको बस इतना पता था कि भूकंप आने पे मुझे तुरंत भाग के बाहर जाना है, खाली स्थान पे पहुंचना है और अपने को सुरक्षित करना है। सभी के दिमाग में यही था, सभी एकाएक भागे। अभी हमने 4 का डेमो दिखाया। आपकी क्लास में लगभग 30 to 35 की स्ट्रेंथ होती है, 40 की। तो जब 40 लोग भागेंगे तो और भगदड़ होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपने बिल्कुल नहीं भागना है। भूकंप जो है वो क्षणिक होता है, लगभग 1 मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट। वैसे अभी तक देखा गया है 1 मिनट तक भूकंप के झटके होते हैं। उस समय आपने बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं करनी है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपने भागना नहीं है, अपनी हेड को कवर करना है, छोटी पोजीशन बनानी है और जिस चीज़ से आपने कवर किया है उसको होल्ड करना है, पकड़ना भी है उसको। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई शहर गिरे और वो चीज़ हट जाए और फिर आपको इंजरी पहुंचाए। अभी राइट पे देखना आपने, ठीक है। अब इनको पता है कि भूकंप आने पर इनको क्या करना है। क्लास चली हुई है, बच्चों भूकंप आया भागो। अभी आपने देखा कि इनको पता था, इन्होंने अपने हेड को कवर किया, उसको होल्ड किया और जैसे सर ने किया है, अगर आपके पास कुछ नहीं मिलता है तो आपने दोनों अपने हैंड से अपने हेड को कवर करना है। अब हेड को कवर करना ही क्यों जरूरी है? हाँ, स्लैब तो नहीं लगेगी, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी तो लग सकता है। हेड जो है हेड मास्टर है ना, ब्रेन हमारा मास्टर पूरी बॉडी का फंक्शन करता है। अगर हेड ही इंजर्ड हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी बॉडी से क्या फायदा है। ठीक है, अब आप लोग बाहर निकलेंगे, इवैक्यूएट करिए, आप बाहर निकलेंगे। जैसे ही भूकंप चला जाता है 1 by 1 करके धीरे धीरे बाहर निकलना है। हेड को कवर करके ही रखना है आपने, जब तक आप उस एरिया से बाहर नहीं निकल जाते। ठीक है, ये पंजाब जो है बाढ़ प्रभावित तो है ही, यहाँ फ्लड आते रहते हैं। अभी जो हमने फाजिल्का घूमा वहाँ 1988 में अच्छी खासी फ्लड आई थी, काफ़ी लोग डूबे थे और काफ़ी खेत भी नुकसान हुआ था। अभी भी चला हुआ है, 2-4 लोग डूबते रहते हैं। तो लगभग जब आप मौका मिलता है, छुट्टी आ जाते हो, घर वालों से परमिशन लेके, अकेले नहीं, तो सीखने का प्रयास करना है। जब मौका मिलता है तो अकेले नहीं। गाँव में अक्सर हमने देखा है, कहीं जाते हैं तो महिलाओं को तैरना बहुत कम आता है। जेंट्स है बाहर निकलते हैं, खूब आराम से मजे से नहाएंगे, घूमेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि घर गृहस्थी में महिलाओं को कम प्रायोरिटी देते हैं गाँव घरों में। लेकिन जब फ्लड की स्थिति आती है उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि सब अपना जान बचाना चाहते हैं, तैरना आता नहीं, पानी भर गया, कहाँ निकलेंगे। पिछले साल हम गए थे गुजरात में भी, साइक्लोन और फ्लड के सिनेरियो में, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ऐसी स्थिति हर जगह है। और जब ऐसा होता है तो लोग क्या करते हैं, घर की छतों पे बैठ जाते हैं। ऊंचे स्थान पे जाओगे और कोई और जगह है तो वहाँ पे टापू बैठे हैं,
अब कुछ हाथ पाँव तो काम कर नहीं रहा है कि कहाँ से निकलेंगे, बस बैठे हुए हैं कि मुझे प्रशासन जो है बाहर निकाल देंगे। टीम्स आती हैं, रेस्क्यू करती हैं। हमारे पास जो एक बोट होता है, रबर बोट, उससे हम रेस्क्यू करते हैं। और ये लाइफ जैकेट है जो अभी लिया हुआ है जोगिंदर ने। ये लाइफ जैकेट है, काफ़ी हल्का है वेट में। जब हम रेस्क्यू करते हैं तो जिसको तैरना नहीं आता उसको भी, जिसको तैरना आता है उसको भी, क्योंकि फ्लड का सिनेरियो काफ़ी खतरनाक होता है, पानी स्टेबल नहीं होता उस समय। तो हम उसको क्या करते हैं, लाइफ जैकेट पहनाते हैं और उसके बाद में बोट में बैठा के बाहर निकालते हैं। ये लगभग आप वहाँ पे भी देखते होंगे, वाटर पार्क वगैरह में भी मिलता है जिसको तैरना नहीं आता है। इसकी कैपेसिटी कंटिन्यू आप इसको लगा के 72 आवर्स तक फ्लोट कर सकते हैं। यदि आपको तैरना बिल्कुल नहीं आता है, अगर आपने लाइफ जैकेट लगाया है, पानी में लगा के अगर आप हैं तो 72 आवर्स तक आप डूबेंगे नहीं। 3 दिन हो जाता है लगभग, तब तक आपको बचाने के लिए कोई न कोई आ ही जाएगा। ठीक है, हल्का होता है ये। दूसरा हमारे पास है लाइफ बॉय। ये हम रेस्क्यू के दौरान यूज करते हैं तब जब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो। डूबते के पास अगर आप जाओगे, आप अच्छे खासे तैराक हो, आपको भी डुबा देगा। तो ऐसी स्थिति में नजदीक नहीं पहुंचना है, आपके दूर से ही कोई न कोई चीज थ्रो करके उसको बचाने का प्रयास करना है। जब हम जाते हैं कोई डूब रहा हो तो ये लाइफ बॉय हम उसको फेंक के और बोलते हैं कि इसको आप पकड़ लो। उसके बाद हम नजदीक पहुंचते हैं, उसको भी आश्वस्त हो जाता है कि हाँ मैं नहीं डूबूंगा। फिर हम इसको बाहर निकालते हैं। इसकी कैपेसिटी लगभग 200 kg के आसपास होती है। 3 लोग इसको आराम से पकड़ के फ्लोट कर सकते हैं। ये डूबता नहीं है, न पंचर होने वाली चीज है। ये सब चीजें क्या है कि कॉस्टली भी होती हैं और सभी घरों में नहीं रख सकते, ऐसा है। लेकिन कुछ इम्प्रोवाइज डिवाइस है, फ्लोटिंग डिवाइस, राफ्ट वगैरह हमने बनाया है। आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो कुछ। ये चीजें क्या है कि आप इसको बना सकते हो घर में। अभी आपके सामने इन्होंने लिया एक 2 पतीले हैं छोटे से, जिसमें पहले नमक बनता था, अभी भी बड़े घरों में यूज होता है ये। इसको आपने लिया, अगर उसके ऊपर से आपने इसके हेड को कवर कर देना प्लास्टिक से, बढ़िया से टाइट कर देना है कि जैसे पानी न जाए। फिर 2 बम्बू लेने हैं, उससे आपको इसको टाई करके रोप के माध्यम से एक दूसरे में बांध देना है। अब आपको तैरना नहीं भी आता है, इसको हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया था प्रतियोगिता में। तो आपको तैरना नहीं आता, इसको उल्टा रखना है और इस पे अपने हार्ट के पास में रख के सीधा लेट जाना है। आप डूबोगे नहीं, खूब आराम से आदमी अच्छे से फ्लोट कर सकता है। तो इसको आप इजली बना सकते हो। लगा हुआ, थोड़ा जानने का प्रयास जरूर करना है, कॉस्टली आता भी है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इससे आग हम बुझाते हैं। आग लगने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? यदि फायर लगना हो या आग लगती है तो क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसमें? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, वैसा ही जिस पे वो बर्न कर सके। इन 3 चीज़ों के मिलने से आग लगती है। और इन्हीं 3 चीज़ों में से अगर ये चीज़ हम कट ऑफ कर दें तो आग बुझ जाती है। आग को इंडियन पैटर्न में 6 भागों में बांटा गया है। वैसे अगर हम ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन पैटर्न की बात करें तो उसमें आप देखोगे 4 है, 5 भी है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं A टाइप, D टाइप, C टाइप, D टाइप, E टाइप और F टाइप। क्लास A टाइप फायर में आपका सॉलिड मटेरियल आता है, जैसे आपके पास कोई वुड हो, क्लॉथ्स वगैरह है, जो भी सॉलिड मटेरियल है जिसमें आग लगती है, जो कार्बन छोड़ता है, उसको हम A टाइप में रखते हैं, A क्लास फायर में। अभी बताऊंगा क्यों आवश्यकता पड़ती है क्लासिफिकेशन की। आग तो एक ही है। B टाइप में हम रखते हैं ऑयल टाइप की जो आग होती है, जिसमें पेट्रोलियम वगैरह, केरोसिन ऑयल, बाकी चीज़ें होती है, ये आपकी B टाइप फायर में आती है। C में आपकी गैस फायर आती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपका LPG वगैरह जो भी है, मीथेन गैस वगैरह ये आती है उसमें। D टाइप फायर मेटल फायर होता है, जब किसी धातु में आग लग जाती है तो उसको हम D टाइप फायर में रखते हैं। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम वगैरह है, जो भी हाई टेम्परेचर हो जाता है, जब इन धातुओं में आग लगती है उसको D टाइप में रखते हैं। ये शॉर्ट सर्किट है, इलेक्ट्रिक टाइप शॉर्ट सर्किट के फायर बोलते हैं इसको। हालांकि शॉर्ट सर्किट होगा तो सॉलिड लिक्विड गैस किसी न किसी में लगेगा,
लेकिन यदि इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व हो तो उसकी ई टाइप में होते हैं। एफ में आता है कुकिंग, जो किचन फायर है उसको किचन फायर बोलते हैं, जो भी कुकिंग मटेरियल किचन में यूज़ होता है, आप ऑयल या घी वगैरह जो यूज़ करते हो उसमें आग लगते हैं, उसको एफ टाइप में रखते हैं। अब हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये ABC टाइप है, मल्टीपर्पज जिसको बोलते हैं, इस समय यही चला हुआ है। ये दो प्रकार का आता है, कार्टेज टाइप आता था, पहले उसको उल्टा पटकते थे फिर उसको ऑपरेट करते थे, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक बार अगर आपने उसको पंचर कर दिया, उसमें CO2 का कार्टेज लगा होता था, तो वो एक बार इजली बाहर निकलना शुरू हो जाए तो रुकता नहीं था, वन टाइम यूज़ था। इसको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो यदि हाफ आपने यूज़ किया है तो। दिखाने में इसके आगे जो थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। इसके आगे जो पार्ट लगा हुआ है ये नोजल फ्रंट में आगे दिख रहे होगे, इससे इसका अंदर का मटेरियल बाहर आता है। इसके बाद में जो है पाइप है, इसको हॉस पाइप बोलते हैं। जो ऊपर कैप लगा हुआ है पूरे को कैप असेंबली बोलते हैं, रिटेनिंग कैप बोल दीजिए। इसमें कुछ पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर जो है वो स्क्वीज लीवर है, सबसे ऊपर, उसको आप दबाओगे तभी उसका मटेरियल बाहर आएगा। उसके बीच में एक येलो कलर का बैरियर लगा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है तभी ये दबेगा। उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो हैंडल है, कैरी हैंडल बोलते हैं, इसको पकड़ के आप कैरी करते हो। आगे पिन लगी हुई है, इसको आप सेफ्टी पिन बोलते हैं। जब तक इस पिन को आप नहीं निकालोगे तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। आगे एक डायल है, इसमें आपको प्रेशर दिखाता है, इसमें कितना प्रेशर है। इसमें आप देखोगे शुरू में रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, तो ग्रीन पे ही हो तभी आप यूज़ करें। एक्स्ट्रा भरवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार ज़्यादा प्रेशर होता है, हम यूज़ करते हैं तो इसका पूरे रिटर्न के भी बाहर निकल जाता है, तो इंजर्ड कर सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एनालॉग सिस्टम में इसमें नीडल लगी हुई है। बाकी नीचे आप देख रहे हो रेड कलर का जो है वो पार्ट सिलेंडर है और नीचे उसका बेस प्लेट है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली ऊपर जानकारी होगी, आपको पता होना चाहिए। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो पास सिस्टम का यूज़ करते हैं। आप देखो कि इसमें लिखा हुआ PASS, आगे रखिए। आग लग गई है और यहाँ पे तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन टेम्परेचर। आग लगी है। अब जब आप इसको बुझाने आते हो तो आपने सबसे पहले अपने फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करना है। उसमें एक्सपायरी डेट तो नहीं है, पहले उस पर लिखा होता है कि एक्सपायरी मैन्युफैक्चर जब का एक्सपायरी क्या है, तो एक्सपायरी आपने जरूर देखना है। अभी आपके पास है, उसको आप देखिएगा। उसके बाद में आपको नोजल चेक करना है, बाहर रखे हम इसको मंथली या 3 मंथ में चेक नहीं करते हैं। इसके आगे जो है कई बार मकड़ी जाला बना देती है या कुछ मिट्टी वगैरह पार्ट्स फंसे होते हैं। जब आप इसको यूज़ करोगे और झटके से ले जाओगे आगे का नोजल जाम है तो वो क्या करता है, हॉस पाइप में ब्लास्ट हो जाता है। तो आपको उसको दो चीज़ को देखना है। जब फायर के पास आप आते हैं तो आपने ये जरूर देखना है कि आग जो लगी है उसका विंड डायरेक्शन किधर को है, तो उसके अपोजिट विंड डायरेक्शन में आपने आना है, क्योंकि जो भी स्मोक वगैरह है, जो पॉइजनस गैस रिलीज हो रही है उससे वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। प्लस क्या है कि हीट के संपर्क में भी आप आओगे। वहां जाते हैं आप, तो इसको आपने 45 डिग्री के एंगल पे रखना है। अगर 90 पे यूज करते हो, कई बार क्या होता है ऊपर का जो कैप असेंबली है, जंग लगा हुआ है, एकाएक के ऊपर निकल जाता है, तो आपकी चीन वगैरह को डैमेज कर सकता है। तो आपने थोड़ा सा इसको एंगल देना है। अब पास सिस्टम की बारी आती है। पी से क्या है, पुल द पिन। पी से आपने पुल द पिन, पहले आपने क्या करना है, पिन निकालना। पिन को रिमूव कर दिया, जो इसके बीच का पार्ट है उसको निकाल दिया, येलो वाला। फिर एम द नोजल, ए से एम द नोजल। जो नोजल है आपको वो बेस ऑफ फायर पे एम करना है आपको। फिर आता है एस, स्क्वीज द लीवर। जो स्क्वीज लीवर था उसको आपने दबाना है। और लास्ट एस से है स्वीप, लेफ्ट टू राइट। बेस ऑफ फायर पे उसको ऐसे घुमाना है, आग बुझ जाएगी। ठीक है, PASS, पास सिस्टम। ठीक है, इनको ले जाते हो तो वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसकी फर्टिलिटी आगे नहीं बढ़ती। बाकी नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास ये हार्डवुड है, हम इसी को यूज़ करते हैं। कोई पेशेंट के लिए आ जाए, कोई भी, काफी छोटे हो जा रहे हैं, बड़े बच्चे आओगे। हाँ,
को बुलाने के लिए काफी प्रेशर देना पड़ रहा है। बड़े लोग आ जाओ। आप कई सिनेरियो में ऐसा देखोगे कि जो पेशेंट है वो इंजर्ड होता है, कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कहता कि कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे समय में हम अमूमन उल्टी फील कर देते हैं, अभी इंजर्ड है, चल फिर के नहीं आ सकते, अभी लाना होता है इनको, काम भर में क्या करते तुरंत जाएंगे, इनको ऐसे उठाएंगे चल देंगे, ऐसे करते हैं। ये गलत है, उठा के किसी चीज पे रखते हैं, ये गलत है। आपने एक्सट्रीमिटी से लिफ्ट नहीं करना है। जब भी किसी कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें चोट होगी और उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी देखो अभी राइट करके दिखाया, वो रॉन्ग था, उठा के रखना। जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे चोट है, हम डॉक्टर नहीं है, तो हम स्टेबल करके उनको फर्स्ट एड पॉइंट तक पहुँचा सकते हैं। एक हैंड अपोजिट हैंड ऊपर करना आपने और पाँव क्रॉस करते हुए रोल करना, वहाँ से उठाना नहीं, डायरेक्ट रोल करना, फिर अप्लाई हार्डवुड करना, वहीं का वहीं आपने हार्डवुड से यूज कर दिया। सभी को दिख रहा नहीं है? कोई अगर है वहाँ पे तो उनकी मदद भी लेनी आपने। अब आपने सीख किया, इसमें स्टेप्स होते हैं तो इजीली साइड में जाता है, स्टेप से इसको टाइट कर लेना है। और दोनों हाथ जो है, जब आप स्टेज में उठाओगे तो दोनों हैंड साइड में आ जाते हैं। वो अनकंफर्टेबल है पेशेंट के लिए भी और जो ले जाता है उसके लिए। तो दोनों हाथ को क्रेवेट के माध्यम से, आपके पास कोई रुमाल वगैरह हो उससे आप दोनों हाथ को हल्का सा टाइट कर देना, बांध देना, ताकि वो लर्जिंग न करे और कम्फर्ट फील करे। आपके पास सर्वाइकल कॉलर होता है तो ये रीजन मेडिकल पार्ट में सबसे ज़्यादा वो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा चोट लगने की संभावना इधर ही होती है। तो यदि आपके पास सर्वाइकल कॉलर है तो आपने अप्लाई कर देना। कई प्रकार का आता है, रिजिड सबसे बेस्ट होता है, ये तो आपका सॉफ्ट है, घरों में लोग लगाते हैं इसको नेक प्रॉब्लम रहती है तो रिजिड वाला हम यूज करते हैं। 7 प्रकार का आता है, नेक के हिसाब से उसको मेजर भी कर लेते हैं, टॉल नेक वाला है, लो नेक वाला है, लॉन्ग नेक वाला है, उस टाइप से। तो आप इसको सर्च करके ऐसे आपने सी कलर लगा लेना। प्रॉब्लम आ जाता है तो कई लोग कोमा में चले जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं और पूरा नर्वस सिस्टम इधर से होता है। अब ऐसे कर लिया आपने, अब उठाने की ड्रिल होती है हमारी, जैसे ही क्योंकि तालमेल बना है, रेस्क्यूअर टेक पोजीशन जैसे हम बोलते हैं तो रेस्क्यूअर अपना पोजीशन ऐसे ले लेते हैं। लिफ्ट द पेशेंट ऑन माय कमांड, 1 2 3 लिफ्ट, 1 2 3 लिफ्ट, लिफ्ट। 3 पार्ट में हम ऊपर उठाते हैं। मूव द पेशेंट ऑन माय कमांड, 1 2 3 मूव, मूव। अब जिधर आपको डायरेक्शन देना है, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड, वैसे आप घुमाते हुए ले जाते हैं। ये हम करते हैं। जैसे वापस आते हैं तो डाउन नहीं करना कि डायरेक्ट आपने डाउन कर देना है। डाउन द पेशेंट ऑन माय कमांड, 1 2 3 डाउन, डाउन, डाउन। 3 पार्ट में रखना है। अब इस टाइप से आपने करवाया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। स्कूल सेफ्टी का मेन मकसद यही था कि बच्चों को जागरूक किया जाए। आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे और आपको पता चलता जाएगा। बेसिकली कई चीज़ें आपको मैंने जो कराई होंगी वो आपको पता होंगी, लगभग चीज़ें कुछ पता होती हैं, कुछ आपने मूवीज़ में देखा है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा होगा कोई चीज़। तो यदि आप प्रैक्टिकल करते हो तब डिजास्टर में आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। ज़्यादा भी फिट नहीं होना है, इसमें मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। ऐसा भी फिट ना हो कि खुद ही चलाने जा रहा हो, आप दूसरे को कहाँ रिस्क करके ले आओगे, है ना। पहले आपको फिजिकली फिट होना है, मेंटली फिट होना है। जैसा सर बताते हैं दौड़ना धूपना आप करते रहो, फिजिकली फिट हो गए किसी को उठा के ला सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर।